चैनल इजी केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्लास 10th की केमिस्ट्री में हमारा जो पहला इसका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर पर हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे थे। तो इससे पहले हमने यहाँ पर जो इससे पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमको रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन हमको दी गई हैं, इनको हमने केमिकल इक्वेशन के रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो रिएक्शन हमको दी गई है वो दी गई है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और इसके अलावा यहाँ पर वाटर बन रहा है। तो अब हम इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO2। तो रिएक्शन जब हमारी हो रही है तो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है वाटर यानी कि H2O। तो ये हमने केमिकल फॉर्मूले लिखे, जो भी हमको यहाँ पर पदार्थ दिए गए थे उनके केमिकल फॉर्मूलों के रूप में हमने यहाँ पर इनको व्यक्त किया। तो ये हमारी क्या हो गई, इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखो अगर पदार्थ की अवस्थाएं आपको दी हैं तो यहाँ पर तुम रासायनिक समीकरण लिखते समय पदार्थ की अवस्थाओं को भी लिखोगे। जैसे यहाँ पर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है एक्वस फेज में दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फेज में दिया है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में दिया है और इसके अलावा जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में यहाँ पर हमको मिला है। तो हम यहाँ पर इनकी अवस्थाएं रख देते हैं, एक्वस फेज में है, गैसियस फेज में है, सॉलिड फेज में है और इसके अलावा लिक्विड फेज में है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या अभिक्रिया हमारी संतुलित है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले संतुलित अभिक्रिया में क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में हमारा क्या होता है कि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होते हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है या इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले कैल्शियम, अगर हम यहाँ पर देखें रिएक्टेंट में हमारा 1 कैल्शियम है जबकि प्रोडक्ट में भी कैल्शियम का नंबर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन अगर हम देखें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है जबकि 2 ऑक्सीजन यहाँ है। टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। जबकि उत्पाद में अगर हम देखें 3 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर संतुलित है। अब इसके बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं। अगर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर देखें रिएक्टेंट में हमारे 2 हाइड्रोजन है, होल ट्वाइस का मतलब है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है। तो 2 यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है जबकि प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 ही, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कार्बन को। तो रिएक्टेंट में अगर हम कार्बन देखें तो 1 कार्बन हमारे पास है और इसके अलावा प्रोडक्ट में भी अगर हम कार्बन की संख्या देखें तो 1 कार्बन हमारे पास उपस्थित है। यानी कि अगर हम यहाँ पर पूरी रिएक्शन को पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन हमारी संतुलित है, क्योंकि जितने एटम हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट में हमको मिल रहे हैं उतने ही एटम हमको यहाँ पर प्रोडक्ट में भी प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरी केमिकल रिएक्शन है। दूसरी केमिकल रिएक्शन में हमको दिया है जिंक दी है। जिंक का रिएक्शन यहाँ पर किया गया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और जब रिएक्शन हो रही है तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है और इसके अलावा यहाँ पर सिल्वर हमको प्राप्त हो रहा है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले रिएक्शन के रूप में इक्वेशन के रूप में। सबसे पहले यहाँ पर जिंक है, Zn है जिसका साइन, प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला देखें तो AgNO3, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। तो जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में हमारा बन रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला है हमारा ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, सिल्वर हमको प्राप्त हो रहा है Ag, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में कि क्या यहाँ पर जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्टेंट में जिंक का नंबर देखें तो
एक जिंक रिएक्टेंट में है, जबकि प्रोडक्ट में भी जिंक का नंबर कितना है, 1 है। अब हम देखेंगे सिल्वर को। अगर हम सिल्वर भी देखें तो सिल्वर भी हमारा पूरा संतुलित है, ठीक है। जबकि अगर हम NO3 को देखें तो NO3 हमारा यहाँ पर असंतुलित है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट में देखें तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है, जबकि प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है, तो 2 है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन का नंबर देखें तो रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अभी हमारी जो जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर क्या बैलेंस करना है, नाइट्रोजन का नंबर बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, जबकि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, केवल 1 नाइट्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर रिएक्टेंट में हम 2 से इंटू करें, अगर हम सिल्वर में 2 से इंटू करें, सिल्वर नाइट्रेट में 2 से इंटू करें, तो देखो एक बार इसको इंटू करने से हमारी जो नई समीकरण मिलेगी वो मिलेगी 2AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है। तो देखो जब हमने यहाँ पर 2 का प्रयोग किया तो नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 हो चुकी है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन का नंबर कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन का नंबर देखें तो रिएक्टेंट में हमारा 6 है, जबकि प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 6 हो चुकी है, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या संतुलित की तो उस समय हमारा यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में हमारा सिल्वर का नंबर यहाँ पर संतुलित नहीं है, जबकि अगर हम रिएक्टेंट में देखें तो जिंक का हमारा नंबर यहाँ पर, हाँ जिंक का तो संतुलित है, लेकिन सिल्वर का यहाँ पर संतुलित नहीं है। तो अब सिल्वर का संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इंटू कर लेंगे। अगर हम यहाँ 2 से इंटू कर दें तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो जब हमको यहाँ पर हमने 2 का यूज किया तो देखो अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है, सॉरी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे 2 रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा। अब अगली जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्शन है एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है कॉपर क्लोराइड के साथ, बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसके अलावा कॉपर हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे रिएक्शन में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का हमने यूज किया। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ। तो जब रिएक्शन हमारी हो रही है, जब प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमको प्राप्त हो रहा है AlCl3, ठीक है। और इसके अलावा हमको यहाँ पर कॉपर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन को यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो रिएक्शन है वो, या जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस है अथवा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एल्यूमिनियम का नंबर देखें, रिएक्टेंट में हमारा एल्यूमिनियम का नंबर 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर अब हम कॉपर का नंबर देखें तो कॉपर का नंबर भी हमारा बैलेंस है, ठीक है। जबकि अगर हम क्लोरीन का नंबर देखते हैं तो क्लोरीन का नंबर हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे क्लोरीन का नंबर 2 है, जबकि प्रोडक्ट में क्लोरीन का नंबर 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें क्या करें, ऐसा क्या करें कि दोनों ओर हमारे क्लोरीन का नंबर बैलेंस हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट में 3 से इंटू कर लें, ठीक है, और प्रोडक्ट में अगर 2 से इंटू कर लें तो क्लोरीन का नंबर हमारा बैलेंस हो सकता है। तो एक बार इंटू करके हम देखते हैं, तो इंटू करके अगर हम देखेंगे तो ये मिल जाएगा। इससे हमने 3 से इंटू किया तो 3, और इसको 2 से इंटू किया तो यहाँ पर आगे से हमारा किसका यूज हो जाएगा, 2 का यूज हो जाएगा। तो क्लोरीन की संख्या हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। 3 दूना 6 क्लोरीन यहाँ है और 6 क्लोरीन हमारे यहाँ पर उपस्थित है। अब इसके बाद देखो क्लोरीन का नंबर हमारा संतुलित हो चुका है या बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब फिर से एक बार हम रिएक्शन को चेक करते हैं या इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है अथवा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का नंबर देखें, प्रोडक्ट में हमारे 2 एल्यूमिनियम है, जबकि रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम का नंबर कितना है, केवल 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए 2 से इंटू कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम का नंबर बैलेंस हो गया।
अब कॉपर का नंबर देखो, यहाँ पर कॉपर का 3 है जबकि यहाँ पर कॉपर केवल 1 है, तो कॉपर का नंबर बैलेंस करने के लिए इधर की ओर हम 3 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर यहाँ पर बैलेंस है। तो अब अगर हम देखें तो जो हमारी यहाँ पर इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब अगली जो हमारे यहाँ पर रिएक्शन हमको मिली है वो मिली है ब्रोमियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने करनी है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, बेरियम क्लोराइड हमने लिया, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो पोटेशियम सल्फेट है K2SO4। तो जब यहाँ पर रिएक्शन हुई तो हमारा यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का KCl, पोटेशियम क्लोराइड, हाँ KCl, ठीक है। तो रिएक्शन हमको दी थी, इक्वेशन हम यहाँ पर इसकी बना चुके हैं। तो अब देख लो कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो सबसे पहले हम बेरियम का नंबर देखते हैं। तो बेरियम रिएक्टेंट में 1 है जबकि प्रोडक्ट में बेरियम कितने हैं, 1 है। इसके बाद अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन रिएक्टेंट में हमारे 2 क्लोरीन है जबकि प्रोडक्ट में क्लोरीन का नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो क्लोरीन का नंबर हमने प्रोडक्ट में क्या करना है, उत्पाद में हमने संतुलित करना है। तो उत्पाद में संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 से इंटू कर लेंगे। तो जब 2 से हम इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का नंबर यहाँ पर कितना हो चुका है, अब 2 हो चुका है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद है पोटेशियम। अगर पोटेशियम का नंबर देखें तो रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट में भी 2 है। और इसके अलावा सल्फर अगर हम देखें, रिएक्टेंट में 1 सल्फर, प्रोडक्ट में 1 सल्फर। और इसके अलावा ऑक्सीजन अगर हम देखें, रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, कोई भी हमको केमिकल रिएक्शन अगर दी होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में परिवर्तित करते हैं। अब इसके अलावा 2 रिएक्शन हमारी और बची हुई हैं, इन रिएक्शन को आप लोग अपनी कॉपी में खुद बनाएंगे। तो पहली रिएक्शन है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। पहली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करना है हमने। इसकी रिएक्शन हमने करनी है बेरियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम करेंगे बेरियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड हमको मिल रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो हमको यहाँ पर पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है बेरियम ब्रोमाइड हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो अगली यहाँ पर रिएक्शन है वो है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन हम कर रहे हैं जिंक कार्बोनेट को यहाँ पर हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पर हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है जिंक ऑक्साइड हमको प्राप्त हो रहा है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 2 केमिकल रिएक्शन है, इन दोनों केमिकल रिएक्शनों को आप स्वयं ही संतुलित करेंगे।